Ahmad Khan. Uh, who was Sir Syed Ahmad Khan? Almost every one of us have some sort of idea that who was the Sir Syed Ahmad Khan. Like the previous reformers, Sir Syed Ahmad Khan was one of the reformers who brought up in subcontinent and worked for the betterment of Muslims within the current situation of that time. ठीक है। अब सर सैयद अहमद खान को जो अब हम पढ़ेंगे तो हम उसको वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने सैयद अहमद बरेलवी, हाजी शरीयतुल्लाह को पढ़ा था, लेकिन ऑब्वियसली द वर्क ऑफ सर सैयद अहमद खान इज फार मोर इम्पोर्टेंट एंड फार मोर वाइटल देन ऑल द प्रीवियस रिफॉर्मर्स। ठीक है। सो इनको अच्छे से, जो भी आप लोग जब भी पढ़ो तो इनको अच्छे से आप लोग तैयार करना, क्योंकि इनमें से क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है। अच्छा, सर सैयद अहमद खान was born to a well-off family in 1817 in Delhi. By the age of 18, he was skilled in Arabic, Persian, mathematics, medicine, and he was also known for his writings. In 1838, after his father's death, he sought employment and rose from a lowly position in the legal system to become a judge in Delhi in 1846. ठीक है। ये इनकी थोड़ी सी ब्रीफ हिस्ट्री है जिसमें ही वाज बोर्न इन दिल्ली। सही है। ठीक है। देन फ्रॉम द डे वन ही बिलोंग टू अ वेल एजुकेटेड फैमिली। ही अच्छा, इसमें जो आपको अब नई बात देखने वाली है कि इसमें जो मैंने आपको बताया, ही वाज स्किल्ड इन अब्दुल रहमान इन वाइट। अच्छा, ज्वाइनिंग, ओके। अब्दुल रहमान इज विद अस। अच्छा, अब इसमें जो हमें देखने वाली बात है कि ही वाज स्किल्ड इन अरबिक, पर्शियन, मैथमेटिक्स, medicine. Mathematics and medicine are the subjects which you will not find in the previous reformers. Means he was a man of science, he was a man of contemporary knowledge, in which he was not only inclined to religious knowledge but also to the scientific knowledge। सही है। ठीक है। और इन्होंने सारी जिंदगी फिर काम भी यही किया कि इन्होंने बोला कि जो अब लेटेस्ट नॉलेज है, दैट इज ऑफ साइंस, दैट इज ऑफ इंग्लिश, दैट इज ऑफ प्योरली अबाउट साइंस, हमें उसको भी अटेन करना चाहिए इन ऑर्डर टू मूव अहेड। सही है। खैर, ड्यू टू हिज education, he was appointed as a judge। सही है। At that time, being appointed as a judge was not an easy task, but Sir Syed Ahmad Khan was a very literate person। सही है। ठीक है। He was appointed as a judge and he worked as a judge in Delhi in till 1846। ठीक है। और उसके बाद भी इन्होंने और इसी जज की इन्होंने बुनियाद पे इनको जो ये व्हाट यू कैन से, जो हम लोग इनको सर सैयद अहमद खान कहते हैं, जो इनको सर का जो इनको वो मिला, टाइटल मिला, वो भी इसी वजह से मिला कि क्योंकि ड्यूरिंग द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस इन्होंने इंग्लिश वुमेन और चिल्ड्रन को बहुत ज़्यादा सेव किया था, जिसकी वजह से सर सैयद अहमद खान को ये सर का टाइटल दिया गया था ब्रिटिशर्स की वजह से, तभी इनके नाम के आगे सर सैयद अहमद खान होता है। ठीक है। अच्छा, Sir Syed believed that armed struggle against the British was pointless, and he knew that the position of Muslims could only be improved if they reconciled their relations with the British. We have studied that after the War of Independence, Britishers put all the blame of the War of Independence on the Muslims, and the gap between Muslims and Britishers grew with every passing day। ठीक है। But Sir Syed Ahmad Khan addressed this what you can say dilemma। और सर सैयद अहमद खान का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि अगर मुसलमानों को आगे बढ़ना है तो उन्हें अब जो ये ब्रिटिशर्स हैं, ये जो अब हमारे रूलर हैं, अब हमें सारी गलत फहमियों को ख़त्म कर देना चाहिए कि वी वर द रूलर्स, वी वर द गार्जियंस ऑफ सब कॉन्टिनेंट। ऐसा नहीं है। अब वी हैव बीन ओवरटेकन बाय द न्यू रूलर विच इज़ ब्रिटिशर्स, और अब हमें अगर आगे बढ़ना है फॉर आर सोशियो इकोनॉमिक पॉलिटिकल बेटरमेंट, सही है, तो हमें ब्रिटिशर्स को एज अ रूलर एक्सेप्ट करना होगा और इनके खिलाफ आर्म स्ट्रगल को ख़त्म करके, क्योंकि हम लोग इन्हें हरा नहीं सकते, क्योंकि सर सैयद अहमद खान ने देख लिया था कि हाउ पावरस इज द ब्रिटिश सोल्जर्स। सही है। उनके पास लेटेस्ट वेपन्स हैं, उनके पास
लेटेस्ट टैक्टिक्स हैं, सही ठीक है, दे आर वेल ऑर्गेनाइज एंड ऑल। तो उन्होंने बोल दिया था कि अगर आप आर्म स्ट्रगल से उनको हराना चाह रहे हो तो दैट विल बी अ व्हाट यू कैन से नाइव अटेम्प्ट। नाइव अटेम्प्ट का मतलब होता है एक बहुत ही बचकाना हरकत होगी। रियलिस्टिक बात ये होगी कि हम लोग ब्रिटिशर्स को एक्सेप्ट करें और हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ हम लोग आगे काम करें, सही है ठीक है, और उनके साथ हम लोग रिकंसाइल करें। रिकंसाइल करने का मतलब यहाँ ये होता है कि हम लोग ब्रिटिशर्स के साथ कोऑपरेट करके उनके साथ काम करें, ठीक है। अच्छा, सर सैयद अहमद खान ने ये किया भी क्यों? क्योंकि मैंने आप लोगों को कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस में पढ़ा दिया है कि जो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद हुआ ये कि सारा ब्लेम जब मुसलमानों पे शिफ्ट होने लगा तो इसका फायदा किसने उठाया? कैन एनीवन टेल? किसी को याद है? हिंदूज ने। हिंदूज ने। या हिंदूज ने इसका फायदा उठाया, सही है ठीक है। और हिंदूज क्या करते गए कि ब्रिटिशर से करीब होते गए। तो सर सैयद अहमद खान ने इस जो स्टांस है टू रिकंसाइल विद द ब्रिटिशर्स, वो इसलिए भी बहुत ज्यादा उसको प्रमोट किया क्योंकि उन्होंने देखा कि नाउ हिंदूज आर वर्किंग अगेंस्ट द मुस्लिम and the way of their working is to cooperate with British against the Muslims। सही है, ब्रिटिशर्स को एक अपना पर्सनल ग्रज तो है मुसलमानों के खिलाफ, लेकिन अब हिंदूज क्या कर रहे थे? हिंदूज उनके करीब होते जा रहे थे और हिंदूज व्हाट कैन यू से दैट डिप्लोमेटिकली ब्रिटिशर्स को और ज्यादा प्रोवोक कर रहे थे अगेंस्ट द मुस्लिम्स, ठीक है। खैर, for all these reasons, Sir Syed Ahmad Khan wanted a reform in the fortunes of Muslims, which was only possible by a positive approach towards the British and accepting their ideas. Sir Syed believed that the Muslims were in despair from every side as they lacked political experience, due to which they were always persecuted, while Sir Syed wanted to see them on higher position. Muslims criticized British English and they were not even educated, but Sir Syed felt that in order to achieve success, joining hands with the British was as significant as they were the most strong force. Due to these reasons, Sir Syed launched Aligarh movement, which mainly aimed for सारी बातें वही हैं जो मैं बता चुका हूँ। सर सैयद अहमद खान ने देखा कि भाई मुसलमान ना ही ऑर्गेनाइज हैं, ना ही उनके पास कोई पावर रह गई है, और ऑन द अदर हैंड ब्रिटिशर्स आर द न्यू रूलर्स, ब्रिटिशर्स आर मोबिलाइजिंग, ब्रिटिशर्स आर ऑर्गेनाइजिंग, नाउ दे हैव एवरी सॉर्ट ऑफ पावर इन सब कॉन्टिनेंट, और अगर हमें काम करना है तो हमें इनके साथ ही मिलके काम करना होगा। ऑन द अदर हैंड इन्होंने ये देखा कि भाई जो मुसलमान हैं वो तो ब्रिटिशर्स को एज अपना दुश्मन लिए हुए हैं, ठीक है। ये भी हम कॉन्सिक्वेंसेस में पढ़ चुके हैं कि ये बोथ साइड ऑफ स्टोरी थी, जहाँ मुसलमान जो के है वो ब्रिटिशर्स को अपना दुश्मन समझने लगे थे, और जो उनकी जो एजुकेशन थी यानी इंग्लिश और जो साइंटिफिक एजुकेशन थी उसे मुसलमानों ने एंटी इस्लाम का कहकर लोगों को, उस वक्त के जो मौलवीज थे उन्होंने, मौलवीज और मेजर जो मुसलमान थे, मेजोरिटी ऑफ मुसलमान, उन्होंने ये प्रोपोगंडा स्टार्ट किया था कि अगर हम लोग ये साइंटिफिक नॉलेज और ये जो लेटेस्ट नॉलेज है या जो वेस्टर्न नॉलेज अगर हमने इसे अटेन कर लिया तो हम लोग इस्लाम से दूर हो जाएंगे। हालांकि ऐसा था नहीं कुछ, आज भी हम लोग देख रहे हैं ऐसा है नहीं कुछ, सही ठीक है। खैर, सर सैयद अहमद खान वांटेड टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम ऑन द बोथ साइड, यानी उन्होंने को ये भी एड्रेस करना था कि ब्रिटिशर्स को भी किस तरीके से मनाया जाए और मुसलमानों को भी किस तरीके से मनाया जाए। खैर, इसके लिए सर सैयद अहमद खान ने अपनी बहुत ज्यादा फेमस अलीगढ़ मूवमेंट स्टार्ट करी। अली व्हाट वाज अलीगढ़ मूवमेंट? इट वाज अ मूवमेंट लॉन्च्ड बाय सर सैयद अहमद खान, जिसका रीजन, इस मूवमेंट का, मूवमेंट एक ऐसी होती है तहरीक, सही है, तहरीक यानी तहरीक इन अ सेंस दैट फ्यू पीपल ज्वाइन हैंड्स और वो एक एम के साथ, एक एम के ऊपर काम करते हैं, सही है ठीक है। और लोगों को, ज्यादातर हर मूवमेंट का ये होता है कि लोगों को अपने साथ मिलाकर उनको एजुकेट करना रिगार्डिंग देयर रिस्पेक्टिव एम्स। तो अलीगढ़ मूवमेंट का एम क्या था? नंबर वन एम जो था वो इम्प्रूव रिलेशन बिटवीन ब्रिटिश एंड मुस्लिम्स बाय क्लियरिंग द डाउट्स फ्रॉम द बोथ साइड्स, ठीक है। दैट इज अ वेरी बेसिक एम जो कि हम बहुत बार अब रिपीट कर चुका हूँ मैं, कि दोनों साइड के जो डाउट्स हैं अगेंस्ट ईच अदर वो खत्म करना है और उन दोनों को आपस में मिलवाना है। दूसरा एम ये था इंक्रीजिंग वेस्टर्न एजुकेशन सो दैट दे कुड बी अपॉइंटेड इन सिविल सर्विसेज एंड आर्मी, यानी मुसलमानों को हमने
प्रोमोट करना है अगर, तो उनको वेस्टर्न एजुकेशन की तरफ लेके जाना होगा, ताकि वो लोग ये जो गवर्नमेंट जॉब्स हैं इसके लिए वो लोग एलिजिबल हो पाए। ऑब्वियसली उस वक्त जो गवर्नमेंट थी वो ब्रिटिशर्स की थी, और ब्रिटिशर्स गवर्नमेंट में उसी को रखते थे जिसके पास वेस्टर्न एजुकेशन होती है। तो इसी वजह से मुसलमानों के पास वेस्टर्न एजुकेशन नहीं थी, तो वो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉय नहीं बन पा रहे थे। और ऑन दी अदर हैंड हिंदूज वर अटेनिंग द वेस्टर्न एजुकेशन, और वो लोग गवर्नमेंट एम्प्लॉयज लग रहे थे, जिसकी वजह से उनका जो इन्फ्लुएंस है गवर्नमेंट में वो ज्यादा बढ़ रहा था। Number third aim was to political awareness amongst Muslim community to make them aware of the threat of to their position from British and Hindus। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सर सैयद अहमद खान ने ये बोला था कि मैं, अब जो लोग बोलते हैं कि सर सैयद अहमद खान वॉज अ प्रो ब्रिटिश, तो ऐसा नहीं था। सर सैयद अहमद खान ने हर काम किया है मुसलमानों के लिए। सर सैयद अहमद खान ने अगर मुसलमानों को बोला है वेस्टर्न एजुकेशन लो, तो उसमें फायदा ब्रिटिशर्स का नहीं था, मुसलमानों का था। अगर सर सैयद अहमद खान ने बोला है कि ब्रिटिशर्स के साथ रिकनसाइल करो, तो उसमें फायदा मुसलमानों का नहीं था, वो ब्रिटिशर्स का नहीं था, मुसलमानों का था। सिमिलरली यही पॉइंट थर्ड उस एम में एड्रेस किया गया कि मुसलमानों को बताना है, उनको अवेयर करना है कि अब आपका दो तरफा आपका मुकाबला है, एक आपका ब्रिटिशर से मुकाबला है, एक आपका हिंदू से मुकाबला है। ठीक है, और ये दोनों आपके दोस्त कह भी सकते हैं, लेकिन ये आपके बिल्कुल अच्छे वाले दोस्त नहीं है। आप बस इन सिंपल लैंग्वेजेस ही कर लो, आपको इनके साथ रहना है, ऑब्वियसली आपको इनके साथ एडजस्ट करना है, लेकिन आपको इन पे ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है। ठीक है, आपको अपने आप को बहुत मजबूत करना है इंस्टेड ऑफ रिलाइंग ऑन देम। ठीक है। आह, खैर, for all these reasons, Sir Syed Ahmad Khan did a lot of work. Like Sir Syed wrote Loyal Mohammedans of India, in which he mentioned the services of various Muslims, particularly for British, and through this work he defended Muslims. खैर, सर सैयद अहमद खान ने भाई डिफरेंट बुक्स एंड पेम्पलेट्स लिखे हैं, जिसमें एक पेम्पलेट था लॉयल मोहम्मदन्स ऑफ इंडिया। ये बहुत मशहूर हुआ। इसमें सर सैयद अहमद खान ने ये ब्रिटिशर्स का डाउट खत्म करने के लिए लिखा था। इसमें ये बताया था ब्रिटिशर्स को कि जो आप मुसलमानों को सिर्फ और सिर्फ जिम्मेदार ठहराते हो वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस का, ऐसा नहीं है। मुसलमान सिर्फ और सिर्फ मुसलमान नहीं थे उस वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के जिम्मेदार, और लोग भी जिम्मेदार थे, जिसमें आप लोगों की भी जिम्मेदारी बनती है। आप लोगों ने जैसे रूल्स लाए तो उसने एलियनेट किया था मुसलमानों को। ठीक है, दूसरा उन्होंने बताया कि आप लोग जो ये समझते हो कि मुसलमान आपको अच्छा नहीं समझते, तो ऐसा नहीं है, मुसलमान आपको रिस्पेक्ट करते हैं। ठीक है। फिर इन्होंने एक और ऐसे लिखा जिसमें लिखा कॉजेस ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। इसमें इन्होंने बताया ब्रिटिशर्स को कि व्हाट वर दी मेजर कॉजेस ऑफ इंडियन रिवॉल्ट। सिर्फ मुसलमानों की आपसे दुश्मनी नहीं थी। ठीक है। खैर, फिर इन्होंने इस तरीके से ब्रिटिशर्स और मुसलमानों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो खत्म करी। देन सर सैयद आल्सो रोट तयबनुल कलाम, इन विच ही पॉइंटेड आउट द सिमिलैरिटीज बिटवीन क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम। Britishers were Christian and Muslims were and Muslims religion was Islam। तो इन्होंने एक ही किताब लिखी जिसमें इन्होंने ब्रिटिशर्स और मुसलमानों दोनों को करीब लाने की कोशिश करी, ये बता के कि भाई आप दोनों का जो रिलीजन है वो बहुत हद तक एक है। अगर तुम लोगों ने वो नजाशी का वाकया पढ़ लिया है, सर खुर्रम गजाली ने माइग्रेशन टू एबिसीनिया पढ़ाया है तुम लोगों को, नहीं पढ़ाया है? कोई बता पाएगा सर अभी माइग्रेशन इस्लामियत में? सर अभी उस टॉपिक के टुवर्ड्स हम गए नहीं हैं, हम दूसरा चैप्टर पढ़ रहे हैं। अच्छा, बायोग्राफी नहीं पढ़ी तुम लोगों ने? नहीं सर, अभी हम अच्छा, खैर, तो तुम लोगों को पता चलेगा कि क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम आर इंडीड वेरी सिमिलर टू वन एंड अनदर। सही है, ठीक है। तो जस्ट यही सर बट सिमिलरिटीज। क्रिश्चियंस तो मुशरिक है ना? जी जी जी। सर बट क्रिश्चियंस तो मुशरिक है ना? हाँ हाँ हाँ, मुशरिक है, बात सही है, लेकिन बहुत ज्यादा सिमिलरिटीज हैं क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में। जैसे वन ऑफ द बिगेस्ट सिमिलरिटी इज दैट क्रिश्चियन डू नॉट डिनाई द प्रेजेंस ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, the basic tenets of Islam, which we believe that Allah subhanahu wa ta'ala is the supreme creator of all the world। सही है, लेकिन obviously they are mushrik, सही बात है, लेकिन there are many similarities। ठीक है, because obviously Christian was also the religion of
अल्लाह सुब्हान व ताला। ठीक है, ये तो बाद में इसे करप्ट किया गया है। सही है। खैर, Yes, sir. Sir Syed believed that relation could also be improved by acquiring Western education and by a more cooperative approach towards British. He wrote an Urdu journal named Tahzeebul Akhlaq, in which all Muslim influencers agreed to Sir Syed's view of education. He also founded a scientific society at Ghazipur, in which the scientific writings were translated in Urdu and were made available to many people. सही है। इन्होंने यही अब जो दूसरा काम किया, इन्होंने मुसलमानों को फोर्स करना स्टार्ट किया कि भाई आप एजुकेशन हासिल करो, साइंटिफिक एजुकेशन हासिल करो, इट्स ऑल अबाउट साइंस। इससे पहले साइंस नहीं थी। इन ये जो सदी हम पढ़ रहे हैं इसमें साइंस का बूम आ रहा था। हर साइंस, देखो जब मैं बोलता हूँ ना साइंस, तो ये नहीं कि मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप साइंस का सब्जेक्ट पढ़ोगे। यहाँ साइंस का मतलब मुझसे ये है कि हर चीज अब आप लॉजिकल वाइज पढ़ाओगे। मतलब मैं बोल रहा हूँ ना यार, जैसे आपको मैंने पढ़ाया है कि 2+2 मैंने आपको पढ़ाया है, सही है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि भाई दो डंडी को दो डंडी में मिलाओगे तो 4 डंडी हो जाएंगी। ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी तरफ से कर दिया, इसके पीछे एक बहुत बड़ा रीजन है जो कि कोई डिनाई नहीं कर सकता है। अगर मैं आपको बताऊंगा कि भाई सूरज मगरिब से गुरूब होता है और मशरिक में तुलू होता है, सही, ठीक है, तो मैं ये तुम्हें प्रूव करके बताऊंगा कि भाई ये ऐसा ही होता है। मैं ऐसा नहीं अपनी तरफ से मैं बोल दूं। अगर मैं तुम्हें बताऊंगा कि भाई अपना जो कि दुनिया गोल है, तो मैं तुम्हें प्रूव करके बताऊंगा कि भाई दुनिया गोल है, मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला है ये। ठीक है। तो ये होती है साइंटिफिक नॉलेज, जहां आप फैक्ट्स की बात करते हो, जहां आप फिगर की बात करते हो, जहां आप टेस्टिंग की एक्सपेरिमेंट्स की बात करते हो। हर चीज में एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, सही, ठीक है। इट्स नॉट प्योरली अबाउट साइंस। ये ना समझा जाए कि सर सैयद अहमद खान बोल रहे थे कि इस्लामियात के साथ साइंस का सब्जेक्ट भी पढ़ो, ऐसा नहीं है। साइंटिफिक नॉलेज इज समथिंग एल्स। साइंटिफिक नॉलेज इज, आप जो कुछ भी पढ़ो, आप हिस्ट्री पढ़ो ना, तो आप उसे क्वेश्चन करो। क्या अगर आप सर हमें ये बोल रहे हो कि सर सैयद अहमद खान ने ये किया, तो आपके पास प्रूफ क्या है? तो फिर मैं आपको उनका प्रूफ दूंगा कि भाई उनकी ये किताबें जो उनकी लिखी हुई हैं, इनसे मैंने ड्राइव किया कि सर सैयद अहमद खान का ये आइडियोलॉजी थी, मैंने अपनी तरफ से नहीं बोला है। ठीक है। सो दिस इज साइंटिफिक नॉलेज। अच्छा, फिर सर सैयद अहमद खान और साइंटिफिक नॉलेज का जो मेन था वो यही था कि भाई वो बहुत हद तक वो बहुत ज्यादा वो डेवलप हो रही थी और नई नई चीजें इजाद हो रही थी, क्योंकि एक्सपेरिमेंट्स का जमाना था। नई नई चीजें इजाद हो रही थी जिसकी वजह से दुनिया आगे बढ़ रही थी। एक जो हमने इजाद देखी जिसकी वजह से दुनिया बहुत आगे बढ़ी थी, वो हम लोगों ने जो अभी हमारे कोर्स में से पढ़ी है, वो है गन्स की इजाद। ठीक है, जो कि ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। वो इट इज ऑल अबाउट साइंस। ठीक है, उन्होंने किस तरीके से पिग की चर्बी को पिघाला होगा, ये सब, ये इट्स ऑल अबाउट साइंस। सही है, ठीक है। So for this purpose, Sir Syed Ahmad Khan opened a scientific society in Ghazipur, जिसका जो मेन प्राइमरी एम ये था कि जितना भी काम हो रहा है साइंस में, वो इंग्लिश में हो रहा था, बिकॉज ऑब्वियसली वेस्टर्न वर्ल्ड वाज डूइंग इट। और इंग्लिश यहाँ लोगों को समझ नहीं आती थी, तो उन्होंने बोला ये इंग्लिश का जो काम है, इसको मैं ट्रांसलेट करूंगा उर्दू में, ताकि लोगों को समझ आ पाए कि साइंस है क्या। ठीक है। खैर, एक इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी खोली जो कि जिसने बहुत ज्यादा बेनिफिशियल साबित हुई मुसलमानों के लिए। देन इन लेटर पार्ट ही envisaged or he aimed to open a university on the on the footprints of Oxford and Cambridge. For this purpose, he traveled to England to study the structure of the great universities of Oxford and Cambridge. But on his return, he was convinced that it is not the time to open university for Muslims. So he started from a school. जिसकी वजह से मतलब ये गए यूनिवर्सिटी बनाने थे, लेकिन जब ये वापस आए तो इन्हें पता चला कि अभी यूनिवर्सिटी बनाने के तो काबिल नहीं है मुसलमान, इनको पहले स्कूल चाहिए। अच्छा, तो इन्होंने सर 1875, जी 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 सर वो जब लंदन गए थे ये, तो उन्होंने जो इस्लाम इस्लाम की किताब लिखी गई थी और सीरत नबी पे लिखी गई थी, वो भी उन्होंने करेक्ट की जी थी ना। जी 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 जी, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। जब ये गए थे तो वहां इन्होंने सीरत नबी की भी किताब करेक्ट करी थी। सही है, ठीक है। और इन्होंने होली प्रॉफिट पीस अपॉन इनको बहुत अच्छे से और इस्लाम को बहुत अच्छे से डिफेंड किया था। ठीक है। सो ये कहना कि ही वॉज प्रो ब्रिटिश, फिर
अब भी ये गलत है। सही है, इनका जो भी काम आप देख रहे हो ना वो सारा का सारा मुसलमानों के लिए, इट इज प्रो मुस्लिम, प्योरली प्रो मुस्लिम। खैर फिर हुआ ये कि सर सैयद अहमद खान ट्रेवल्ड टू इंग्लैंड फॉर द पर्पस टू ओपन अप अ यूनिवर्सिटी, लेकिन ऑन हिज रिटर्न in 1875 he gave a deep thought and he reached to a conclusion that it is now uh, it is not a time to open up a university, it is a time to open up a school of what you can say a western standards for Muslims। सही है, इन्होंने देखा कि हिंदूज के पास अपने स्कूल हैं जो कि बहुत अच्छे हैं, मुसलमानों के पास स्कूल्स नहीं है जो कि उस स्टैंडर्ड की पढ़ाई दे रहे हैं, यानी इंग्लिश मीडियम स्कूल आप इन शॉर्ट ये कह लो, जो आजकल आपको हर जगह मिल रहे हैं ना, इंग्लिश मीडियम इंग्लिश मीडियम। वो सबसे पहले इंग्लिश मीडियम स्कूल जो बोला ना, वो सर सैयद अहमद खान ने ही बोला था। सही, ठीक है। तो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में पहला इंग्लिश मीडियम स्कूल खोला। ये इंग्लिश मीडियम स्कूल थोड़े ही अरसे बाद कॉलेज बना, फिर ये थोड़े ही अरसे बाद इसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दे दिया गया, और यहाँ से बेहतरीन मुसलमान निकले जिन्होंने लेटर ऑन पाकिस्तान बनने में बहुत ज्यादा मदद करी है। ठीक है। आ, खैर फिर सर सैयद tried to increase the political awareness amongst Muslims so that they could get aware about Hindu policy, and Sir Syed addressed this by rejecting the ideas that were not in favor of Muslims, such as democracy and competitive exams। पॉलिटिकल अवेयरनेस सर सैयद अहमद खान ने सिर्फ और सिर्फ, आप ये समझ लो कि सोशल वर्क नहीं करा है, उन्होंने पॉलिटिकल वर्क भी करा है। सोशल वर्क में ये सब एजुकेशन वगैरह आ जाती है, इन्होंने सिर्फ ये नहीं करा, इन्होंने पॉलिटिकल काम भी करा। इन्होंने मुसलमानों को पॉलिटिकली अवेयर करा और बोला और उनको बताया कि आप जो ये हिंदू पॉलिसीज हैं ये आपके खिलाफ जाएंगी, और ही वॉज द वन हु स्टूड अगेंस्ट हिंदू पॉलिसीज। और वो कौन सी पॉलिसीज थी? सच इज डेमोक्रेसी एंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम। पहला हिंदू डिमांड ये करते थे कि डेमोक्रेसी होनी चाहिए, यानी इलेक्शन हो, इलेक्शन में सारे लोग वोट करें और जिसके ज्यादा वोट हो वो जीत जाए, जैसे आजकल यहाँ पाकिस्तान में डेमोक्रेसी है। सर सैयद अहमद खान ने ऐसे बोला कि ये तो एंटी मुस्लिम आइडिया है। एंटी मुस्लिम आइडिया ये इसलिए है क्योंकि ऑब्वियसली everyone knew at that time that Hindus are far more in number than that of Muslims। ठीक है, तो जब भी वोटिंग होगी तो हिंदूज के तो वोट ज्यादा होंगे, और हिंदूज तो सिर्फ हमेशा हिंदूज ही को वोट करेंगे, वो मुसलमानों को कभी वोट नहीं करेंगे, जिसकी वजह से हमेशा जो लीडर्स और जो पार्लियामेंट में लोग जाएंगे वो तो हमेशा हिंदूज की मेजोरिटी चली जाएगी। तो ऐसा नहीं है, ऐसी डेमोक्रेसी तो सब कॉन्टिनेंट में चल ही नहीं सकती, क्योंकि ये तो मुसलमानों के खिलाफ हो जाएगी। दूसरा जो इन्होंने बोला, कॉम्पिटिटिव एग्जाम। हिंदूज बोलते थे कि भाई एक एग्जाम हो जो कि सबके लिए सेम हो, चाहे हिंदू हो मुसलमान हो जो भी हो, और उसमें जिसके सबसे ज्यादा नंबर आते जाएं वो गवर्नमेंट की अच्छी अच्छी जॉब्स में आता जाए। गवर्नमेंट की अच्छी जॉब्स में आने का मतलब ये होता है कि आपका पॉलिटिकल क्लाउट या आपका इन्फ्लुएंस बढ़ जाना। सर सैयद अहमद खान ने बोला कि ये एंटी मुस्लिम आइडिया है। क्यों? सर सैयद अहमद खान ने बोला कि ब्रिटिशर्स आर वेरी मच लिटरेट। सही है, ठीक है, वो बहुत पहले से एजुकेशन हासिल कर रहे हैं, वेस्टर्न एजुकेशन, और वो ऑब्वियसली मुसलमानों से ज्यादा पढ़े लिखे हैं, तो इसीलिए जब भी टेस्ट होगा तो उन्हीं के नंबर ज्यादा आएंगे, तो मुसलमान तो हमेशा ही पीछे रह जाएंगे। तो उन्होंने बोला कि ऐसा नहीं होना चाहिए, मुसलमान और हिंदुओं को अलग अलग एग्जाम देना चाहिए। ठीक है, और इन दोनों की सीट्स इक्वल या कुछ कोटा सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो these were some of political works of Sir Syed Ahmad Khan। खैर, in later part of his life, Sir Syed played a key role in improving the status of Muslims by putting his efforts to restore relation between Muslims and British through his Aligarh movement. Muslims began to value education as a means of self-improvement and obtaining employment. As Hindus took advantage of the poor relation with British and Muslims, Sir Syed emphasized the threat and developed his two-nation theory, due to which he was known as a father of Pakistan movement. At the later part of his life, Sir Syed Ahmad Khan was the first one who proposed two-nation theory। two-nation theory क्या थी? सर सैयद अहमद खान ने बोला कि यहाँ जो सब कॉन्टिनेंट पे है वो एक नहीं दो कौमें रहती हैं, और ये दो कौमें ऐसी हैं जो कि एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ हैं। तो अगर आप इनको एक कौम की तरीके से ट्रीट करोगे तो वो नाइंसाफी हो जाएगी,
क्योंकि ये दो कौमें बिल्कुल अलग हैं। वो दो कौमें कौन सी हैं? वो हिंदूज हैं और मुसलमान हैं, और इन दोनों को एक तरीके से ट्रीट नहीं किया जा सकता। ये दोनों एक दूसरे से अलग हैं। एक के हीरो दूसरे के दुश्मन हैं, दूसरे के दुश्मन पहले के हीरो हैं। सही है, ठीक है। एक का जो खाना है वो दूसरा उसे पसंद नहीं करता है, उसे अपने दस्तरखान में नहीं रखता है। दूसरे का जो खाना है वो पहला पसंद नहीं करता। इनके बीच में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। सही है। एक मिनट यार, एक मिनट। आ, जी, आई एम बैक। अच्छा, जो जो हम लोग टू नेशन थ्योरी में थे, ऑब्वियसली टू नेशन थ्योरी जो इन्होंने दी उसी की बुनियाद पे फिर हमने लेटर ऑन पाकिस्तान बनाया। हमारी जो टू नेशन थ्योरी थी वो भी यही थी, उसी की बुनियाद पे हमने पाकिस्तान बनाया। हमने यही बोला कायदे आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने, कि मुसलमान और हिंदू एक साथ नहीं रह सकते। ठीक है, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ पाकिस्तान मूवमेंट भी बोला जाता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई क्वेश्चन? No, sir. नो सर। ओके।